नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल में। होप तो आपको मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच पा रही है। फटाफट मेरे को यस लिख के भेजो, नहीं आ रही है? हाँ जी, अभी प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, कह रहे हैं आ गई। ओके, हाँ जी आ गई मैम, आ गई। ओके, द वॉइस इज क्लियर नाउ, प्लीज लेट मी नो। हाँ जी मैम, आप तो बहुत सारी स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबका एंड थैंक यू सो मच। ओके, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है भाई, आवाज का थोड़ा इश्यू आ रहा है, देखते हैं। Is it audible? Is it audible? Okay, the voice is clear now. Let me know. अभी आवाज आ रही है? आई होप सो, है ना? ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच टू शो दिस वार्म वेलकम। गगन कुमार, बबलू, सोनू, रवि, माधव, आज तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पुराने बच्चे हैं और बहुत सारे नए बच्चे हैं। नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर। मैं शगुन मिश्रा आपको केमिस्ट्री टीच करूंगी और आज हम बिल्कुल कहां से शुरुआत करेंगे? जैसे डे 1 होता है ना क्लास का, वैसे डे 1 में शुरुआत करेंगे। इस क्लास से ना केवल नए बच्चों को फायदा होने वाला है, बल्कि वो बच्चे जो मेरे साथ इतने दिन से रिवीजन सेशन में चल रहे थे, एमसीक्यू सेशन में चल रहे थे, और वो लोग जो बीच से जुड़े हुए थे एमसीक्यू सेशन में, उन बच्चों को बार बार ये दिक्कत आती थी कि मैम हम क्योंकि बीच से जुड़े हैं तो हमारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। तो उन बच्चों को एक बार फिर से मौका मिला है सारी चीजें बिल्कुल बेस से, बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट करने का। और आज क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे जुड़े हैं, तो आपको फिर से बता दूं कि कहीं ना कहीं हम जब पढ़ाएंगे आपको, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन आप लोगों को रहता है कि आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि डिस्कशन की हुई चीजें, बिकॉज ह्यूमन माइंड, हम लोग क्या है, ह्यूमन माइंड है हमारा, और ये थोड़ा सा कहते नहीं, ह्यूमन माइंड भूल जाता है। तो रिवीजन के लिए आप चीजें कहीं ना कहीं जब आपको लगे चीजें नोट करने वाली हैं, तो उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारे बच्चे अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबको बोलूंगी कि सबका नाम नहीं ले पा रही, इसके लिए सॉरी। लेकिन फटाफट अब हम क्लास को प्रोसीड करेंगे और क्लास के एंड में जो कुछ भी आज हम डिस्कस करेंगे उसको एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाता है, वो चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय लेते हुए देखो जरा, आज हम वैसे आपसे क्या डिस्कस करेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या डिस्कस करेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स, हाँ देखो, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, बिल्कुल केमिस्ट्री की एबीसीडी से बात की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल रसायन विज्ञान के जो कह सकते हैं मूलभूत आधार, द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वहां से बात करेंगे अब हम आपसे। लेकिन थोड़ा सा पहले, क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं और एग्जाम, बहुत सारे वनडे एग्जाम, बाय द वे कह सकते हो कि एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है। एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, तो एग्जामिनेशन का सीजन है वनडे एग्जाम का। तो पहले इसमें समझना ये जरूरी है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। होता है ऐसा या नहीं होता है? तो थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगी किसके लिए? सिलेबस डिस्कशन के लिए। थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस का तरीका क्या रहता है। थोड़ा सा देखो कि सिलेबस आपसे किस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। देखो बच्चा, साइंस का स्पेशली अगर हम वनडे एग्जाम के बेसिस पर देखते हैं, जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, इसमें केमिस्ट्री का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? डेली लाइफ केमिस्ट्री ज्यादातर पूछी जाती है। डेली लाइफ केमिस्ट्री ज्यादातर, दैनिक जीवन में रसायन कैसे होता है, ये वाला पोर्शन आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि क्या इसमें डेली लाइफ और एकेडमिक लेवल में अंतर क्या है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से। सपोज मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो डेली लाइफ में या जो कह सकते हो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें केमिस्ट्री दो तरीके से पूछी जाती है। दो, तो सपोज केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, सपोज 100% जो पोर्शन है, वो दो तरीके से मैं डिवाइड करती हूं। कैसे? एक पोर्शन वो 30% टू 40%, वो वाला पोर्शन जो कि आपका कहां से पूछा जाएगा? एकेडमिक लेवल से पूछा जाएगा। मतलब जिसको हम बोलते हैं बुकिश नॉलेज। मतलब जैसे अगर एग्जाम आपसे पूछ लेता है, बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। एग्जाम अगर तुमसे पूछ लेता है, बताओ मेटल्स की निम्नलिखित में से कौन धातु है,
इनमें से कौन एक मेटल है? तो ये क्वेश्चन चला गया आपका कहां? एकेडमिक लेवल का। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन क्या कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब जब हम बुकिश नॉलेज की चीजें पूछ रहे हैं, जो किताबी दुनिया में हम स्कूली लेवल पे पढ़ के आए थे, ये पोर्शन सिर्फ आपका 30 to 40% रहता है। केमिस्ट्री का फोबिया आप लोगों को बहुत ज्यादा रहता है, साइंस का फोबिया। देखना, मेरी बात समझने का प्रयास करना और बुरा मत मानना। कई बार ऐसा होता है कि हमें सिलेबस पता ही नहीं कि आना क्या है और हम तैयारी करने लग जाते हैं, ऐसे में हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो बेकार चले जाते हैं। तो जरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देखो कि 100% पोर्शन में से सिर्फ आपका इतना पोर्शन आपका आता है एकेडमिक लेवल का, बाकी सारा पोर्शन मतलब 70% टू अगर हम 60% पोर्शन की बात करते हैं, वो सब हमारा कहां चला जाता है? डेली लाइफ में। डेली लाइफ या कह सकते हो जिसको हम बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन वाला हिस्सा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि पेंसिल की जो नोक है वो किससे मिलकर बनी होती है? आप जो एसी की हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी, वो किन गैसेस की वजह से, कौन सी गैसेस का यूज किया जाता है एयर कंडीशनर्स में? अब ये क्वेश्चन चला गया आपका दैनिक जीवन में। मैं आपसे पूछ रही हूं कि सर्दियों में जो हीटर यूज किया जाता है, सर्दियों में जो हम हीटर यूज करते हैं, वो जो कॉइल होती है, इस तरीके से हीटर की कॉइल होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है? आंसर हो गया नाइक्रोम। अब ये क्वेश्चन चला गया आपका डेली लाइफ में। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट, माचिस की तीली के ऊपर मसाला लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। क्वेश्चन चला गया कहां? डेली लाइफ में। और यही कारण है कि वनडे एग्जाम वाली केमिस्ट्री अगर मेरे से तुम पर्सनली पूछो तो मैं कहूंगी कि एकेडमिक लेवल, अगर आप आर्ट साइड वाले हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हम आर्ट साइड वाले हैं, हमारा साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा, हमारा बीए हुआ है, हमने बीकॉम किया हुआ है, तो हमें साइंस नहीं आती। कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका पोर्शन ज्यादातर पूछा जाने वाला है वो कौन सा है? वो तो दैनिक जीवन वाला है। और ये वाला पोर्शन जो ज्यादातर आपका फंसेगा 30 to 40% केवल, वो आपका कहां से आप रिवाइज कर सकते हो? वो सिर्फ 8th 9th लेवल की बुक्स, मैक्सिमम 10th लेवल। क्योंकि एक चीज समझना, 10th लेवल तक सभी के पास क्या रहती है? 10th लेवल तक सभी के पास साइंस रहती है। तो आपको क्या तैयार करना है? हमें ये वाला पोर्शन भी तैयार करना है और हमें ये वाला पोर्शन भी तैयार करना है। ठीक है, अब हम समय ना वेस्ट करते हुए आज हम बात करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल से, और बीच बीच में जब आप तैयारी करोगे मेरे साथ तो आपको खुद भी चीजें क्लियर होती रहेंगी कि मैम ने सिलेबस में क्या चीजें समझाने का प्रयास किया था। फटाफट बात करते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मूलभूत, जिसको बोलते हैं मूलभूत जानकारी रसायन विज्ञान की। देखो बच्चा, रसायन विज्ञान की जब बात होती है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ऐसे समझो कि जैसे बायो में आपको पढ़ाया जाता है कि मानव शरीर की आधारशिला क्या है? सेल, कोशिका। उसी तरीके से केमिस्ट्री में हर चीज की शुरुआत किससे होती है? परमाणु से होती है। किससे होती है? एटम से होती है, हिंदी में जिसको हम परमाणु के नाम से जानते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, एटम्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु मिलकर परमाणुओं का निर्माण करते हैं, और परमाणु कहीं ना कहीं आपस में मिलकर ये पूरे यौगिक, कहीं ना कहीं परमाणु, जो परमाणु है अणुओं का निर्माण करते हैं, और ये अणु ही कहीं ना कहीं आधारशिला बनते हैं किसकी? यौगिकों की, जिनको हम कंपाउंड्स कह सकते हैं इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं परमाणु से अणुओं का निर्माण होता है, और अणु ही आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो एक बेसिक सी चीज हमें समझनी है कि एटम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट। परमाणु सभी पदार्थों की क्या होती है? आधारशिला होती है। इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा सा देखिए, परमाणु शब्द को सबसे पहले दुनिया में बताया किसने था? एटम। एटम की अगर हम बात करते हैं, परमाणु, तो एटम शब्द को सबसे पहले किसने बताया था? ध्यान से सुनिएगा, 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भाषा का प्रयोग करेंगे, उसकी चिंता मत करो, अभी कंसेप्ट को ध्यान से सुनो। सन 1808 में ब्रिटिश स्कूल अध्यापक, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ब्रिटिश स्कूल अध्यापक, नोट्स बनाते चलना, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने सबसे पहले एटम को, सबसे पहले जॉन डाल्टन सर ने सबसे पहले परमाणु शब्द की व्याख्या की थी। मतलब
ऑफिशियली कि दुनिया में सारी चीजें, ब्रह्मांड की संरचना, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों का मूलभूत आधार है परमाणु। हमारे आसपास जितने पदार्थ पाए जाते हैं वो एक अत्यंत मूलभूत इकाई से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। ये बात औपचारिक तौर पर सबसे पहले किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी। क्या थे ये? ब्रिटिश स्कूल अध्यापक थे। इन्होंने एटम को बताते समय, परमाणु को इंट्रोड्यूस करते समय कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। क्या बताया? इन्होंने बताया कि परमाणु, एटम इज अ बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिकल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब इनका कहने का मतलब ये था, समझो जरा, इन्होंने कहा हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ एक अत्यंत मूलभूत, अलौकिक तथा अविभाजित कण से मिलकर बने होते हैं। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है? अविभाजित। मतलब सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। वनडे एग्जाम्स आपसे इसका रिपीटेड क्वेश्चन पूछते आए हैं। 2 क्वेश्चन आपसे बार बार वनडे एग्जाम पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? ध्यान से सुनोगे अब तुम मेरी बात। एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक परमाणु को औपचारिक तौर पर जानकारी देने के लिए, परमाणु की औपचारिक व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस द ऑफिशियल थ्योरी, फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी ऑफ एटम? तो याद रखिएगा, जॉन डाल्टन, जिन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी दी थी, प्रथम सबसे पहले परमाणु शब्द को यूज किया था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफिशियल थ्योरी मतलब सबसे पहली औपचारिक व्याख्या, प्रथम औपचारिक व्याख्या देने के लिए किसे जाना जाता है? जॉन डाल्टन को जाना जाता है। ठीक है, अभी एटम को भी हम समझेंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे मूलभूत इकाई है, जिसके अपने गुणधर्म होते हैं। मतलब 2 परमाणु अगर अलग अलग हैं तो दोनों परमाणुओं के अपने अपने मूलभूत गुणधर्म होते हैं, और दोनों परमाणुओं क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आपस में 2 परमाणुओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता किसी पदार्थ में। तो इस तरीके से इन्होंने एटम को आइडेंटिकल बताया, और सबसे मेन प्रॉपर्टी है दैट इज इंडिविजिबल। परमाणु एक कैसा? अविभाज्य कण होता है। मतलब इसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड तो तोड़े जा सकते हैं किसमें? अणुओं में। अणु तोड़े जा सकते हैं परमाणुओं में, परंतु परमाणुओं को पुनः विभाजित, compounds can be divided into molecules can be divided into atom, but atom cannot be further divided। तो एग्जाम पते की बात सुनो, एग्जाम कैसे पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को परमाणु को अविभाज्य घोषित करने के लिए जाना जाता है? तो परमाणु को अविभाजित घोषित किया गया था जॉन डाल्टन की व्याख्या में। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, एटम की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सोडियम एक एलिमेंट है, इसमें नीचे की ओर 11 लिखा होता है, ऊपर की ओर 23 लिखा होता है। अब मेरी बात समझना, ठीक है। लेकिन जब बच्चे पूछते हैं ये नीचे वाला अंक और ऊपर वाला अंक ये क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम पढ़ के आए हैं कि नीचे वाला अंक क्या होता है, इसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ऊपर वाला अंक होता है, इसे हम मास नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या नंबर? मास नंबर। हिंदी में इसी को हम पढ़ के आए हैं किस नाम से? परमाणु क्रमांक संख्या। परमाणु क्रमांक संख्या, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल Z से बताते हैं। और ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम द्रव्यमान संख्या हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल A से निरूपित करते हैं। ध्यान से सुनना, एग्जाम पूछ चुका है कौन सा अंग्रेजी का अल्फाबेट एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक संख्या को निरूपित करता है, बार बार का क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सारी बातें हम समझते हैं। थोड़ा सा पहले यहां आइए, एटम परमाणु क्या है देखो सर। एटम परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गोलाकार परमाणु में बीचों बीच में जो केंद्र होता है
इसमें सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रित रहते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जैसा मूलभूत कण ये नाभिक के चारों ओर पाई जाने वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मूलभूत कण है, यहां पर मैं यूज करूंगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ डिटेल्स, आप ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन के बारे में आप हमसे पूछो तो इनके आपको अच्छे से क्या याद रखने होते हैं? मास, एटॉमिक नंबर और इनका चार्ज और इनका मास आपको अक्सर ध्यान देना रखना होता है, ठीक है। तो यहां जरा देखो, परमाणु एक मूलभूत जो कण है ये गोलाकार कण होता है, स्फेरिकल पार्टिकल, जिसमें बीचों बीच में जो सेंटर होता है इसको हम न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। इंग्लिश में जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं इसी को नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में अपना चक्कर लगाता है, स्थान लेता है। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, और मास कितना होता है, ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस के 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम, जबकि मास होता है 9.1 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। बेसिक जानकारी है, आनी चाहिए, काखा गागा है केमिस्ट्री का। यही क्लियर नहीं है तो फिर आगे होता क्या है, फंडामेंटल वीक रह जाता है, तो फिर आगे आपको मेटल नॉन मेटल समझने में भी बहुत दिक्कत आती है। थोड़ा सा कोऑपरेट करें और चीजों को समझें। प्रोटॉन एक पॉजिटिव फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या होता है, प्लस के 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलॉम क्या होता है, चार्ज होता है, जबकि मास होता है 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम। नोट कर लेना। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है ना। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसमें मैं हिंदी में लिख देती हूं, यह उदासीन होता है प्रकृति से, ठीक है। और इस पर मास, इसका द्रव्यमान, भाई चार्ज का मतलब हिंदी में हम पढ़ते हैं आवेश, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। ये मास लिखा हुआ है और ये चार्ज लिखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो माइनस के 31 ज्यादा हुए, 10 की पावर -31 ज्यादा होते हैं, या 10 टू द पावर ऑफ माइनस के 27 ज्यादा हुए, तो आप अभी तुरंत कहोगे कि मैं माइनस के 31 ये कम हो गया और माइनस के 27 ये हो गए आपके ज्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे कम मास किसका होगा, किसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, तो आपका आंसर तुरंत होगा क्या कि -31 वाला ये सबसे कम हो जाता है। तो आपको अब यहां क्या ध्यान रखना है, अच्छा देखो रोहित, कोशिश करिए यहां पर चीजों को समझने की कि अगर तुमसे एग्जाम पूछे कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन सा मूलभूत कण सबसे हल्का होता है जिसका द्रव्यमान नगण्य के तुल्य काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज आपके सामने, द्रव्यमान मतलब मास आपके सामने, सबसे कम या सबसे हल्का कौन होगा, तो जिसका द्रव्यमान कितना आ रहा है, 9.1 10 टू द पावर ऑफ -31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान काफी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य के तुल्य काउंट होता है। रही बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आपने शायद नोटिस नहीं किया, 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 और 1.6 10 टू द पावर ऑफ -27 ये सेम हो गया। तो किन दो मूलभूत कण का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, लगभग वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि प्रोटॉन का होता है 1.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 और न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ ये 1.63 और 1.67 इतना सा अंतर होता है। तो लेकिन जब अप्रॉक्स में वैल्यू ली जाती है तो क्या किया जाता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27। पते की बात अब तुम ये समझो कि किस मूलभूत कण का द्रव्यमान नगण्य के नेग्लिजिबल काउंट होता है, आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। किन दो फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास
अप्रॉक्स इक्वल होता है, तो आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल होता है। अब यहां पे आइए, अब आप ध्यान से इधर देखो, इलेक्ट्रॉन, सॉरी जस्ट अ मिनट, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपने एक कॉलम बनाया, आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। मैदान छोड़ के भागना आसान है कि हमें केमिस्ट्री नहीं आती, कैसे नहीं आती, बेसिक चीजें काखा गाघा के रूप में समझाएंगे। आगे देखो, दो चीजें हमने आपको बताई, आवेश चार्ज और द्रव्यमान। आवेश हिंदी में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान, ठीक। अब तुम जल्दी से देखो, मैंने किसका चार्ज बताया था, चार्ज मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस के 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। और मास की अगर हम बात करें, मैंने किसका मास नेग्लिजिबल बता दिया था, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या बता दिया था मैंने, नेग्लिजिबल। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन का मास कट कर दो, और मास किस किस का बराबर बराबर था, तो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर बराबर था। तो तुम्हारे सामने एक चार्ट आया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज काउंट होता है तो मास नहीं काउंट होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है बट मास काउंट होता है। तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका चार्ज भी काउंट होता है और मास भी काउंट होता है? किस मूलभूत कण का द्रव्यमान तथा आवेश दोनों की गणना की जाती है? परमाणु में दोनों का रोल होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होने की वजह से नगण्य हो जाता है। देखो बच्चा, अगर तुम वन लाइनर के थ्रू ही रटोगे केमिस्ट्री को तो हमेशा रटोगे ही, हर एग्जाम में किताब लेके बैठ जाओगे। एक बार पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो और चीजों को आगे बढ़ाओ, है ना। बहुत बेसिक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया कि मास किसका नहीं काउंट होता है? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं काउंट होता है। और चार्ज किसका नहीं काउंट होता है? चार्ज किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो पहले से पता है आपको। तो किस फंडामेंटल पार्टिकल का द्रव्यमान तथा आवेश दोनों में भागीदारी होती है? आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब आप ध्यान से देखिएगा, वापस आते हैं हम पिछले टॉपिक पे। ध्यान से देखो, हम आपसे ये डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, जो कि पॉजिटिव चार्ज देते हैं, उन प्रोटॉनों की संख्या को ये एटॉमिक नंबर निरूपित करता है। मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर लिखा है 11, तो इनडायरेक्टली आपको क्या पता है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इसमें प्रोटॉन है 11। ठीक है, और क्योंकि परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने टोटल बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात समझना, परमाणु एक उदासीन कण है। एटम फाइनली इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज देते हैं उसके द्वारा न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। परमाणु एक धनावेशित कण है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। जैसे कि अगर हम सोडियम की ही अगर बात कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम में अगर अंदर नाभिक में 11 प्रोटॉन है तो बाहर की कक्षा में आपको 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 8 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्टली मैं आपको यह समझाना चाह रही थी कि एटॉमिक नंबर वैसे तो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आपको प्रोटॉन पता है तो इनडायरेक्टली आपको साथ साथ क्या पता है? इलेक्ट्रॉन भी पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी परमाणु में बराबर बराबर होते हैं। और ये जो ऊपर वाला नंबर दे रखा है जिसको मास नंबर बोलते हैं, ध्यान से दीजिएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि कहां होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होंगे? न्यूक्लियस में होते हैं। देखो मैंने अभी बताया था आपको, ये बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को कौन प्रदर्शित करता है? ये मास नंबर, ये। तो अब आप ध्यान से देखो, इतनी तो गणित अच्छी है आपकी कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन 23 दे रखा है और अलग से प्रोटॉनों की संख्या 11 दे रखी है, तो जल्दी से देखो, अगर हम 23 में से 11 घटा दें, मतलब p प्लस n में से p घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, 23 में से 11 गए 12, क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाएंगे।
क्या मिल जाएंगे? हाँ, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखो जरा, देखो भाई, पोटेशियम है नीचे 19 ऊपर 40, ये है एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर वाला जो मास नंबर है A, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब जल्दी से देखो, जब आपको प्रोटॉन पता है कितने हो रहे हैं, 19, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, वो भी कितने होंगे, 19, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, जल्दी से बता दो, न्यूट्रॉन होंगे 40 में से 19 गए, जल्दी बताओ, 21। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लोगे। तो बेसिक सी चीज है क्या, कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया जाए, प्रश्न बनाऊं मैं, एग्जाम कैसे बनाता है, उपरोक्त दिए हुए तत्वों में, इन द अबव गिवन एलिमेंट्स प्लीज डिफाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए। एक और लो, एक और डिस्कस करते हैं। क्लोरीन नीचे 17 और ऊपर 35, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17, प्रोटॉन बताओ 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका कितना आ रहा है, 17। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और ऊपर क्योंकि ये P प्लस N का एडिशन है, इसमें से आप प्रोटॉन घटा दो, 35 में से 17 जाएंगे, क्या निकल के आएंगे, 35 में से 17 गया, आपका आ गया 18। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आई इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इसी सिचुएशन को हम उल्टा करके आपसे एग्जाम में पूछें, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एलिमेंट है X, कोई एलिमेंट है X जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज मैंने ले ली 7 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इसका परमाणु क्रमांक बताइए, तथा इसके द्रव्यमान संख्या की भी व्याख्या कीजिए। इफ एनी एलिमेंट X, ऐसे बनाऊं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बना दिया छोटा सा, विच इज हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दे दिए। जल्दी से देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इनडायरेक्टली आपको बता दिए गए कितने हैं, 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7। और मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया इसका, 7, यहां रख दो 7। और मास नंबर A इज इक्वल्स टू P प्लस N कैप फॉर्मूला होता है, तो A इज इक्वल्स टू P कितना आया आपका 7, और N ऑलरेडी दे रखा था 7, कितना आया ऊपर 14। किसकी बात कर रहा था, नाइट्रोजन की बात कर रहा था। उल्टी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर इनडायरेक्टली पूछ लूं। बच्चा मैं रटाने नहीं आई, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास, जिसके बाद अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो तुम्हें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है बच्चा, ऐसे आज फंडामेंटल A क्लास है, लेकिन आपसे एक वादा चाहती हूं, क्लास में रोजाना, जैसे ऑफलाइन क्लास में मेरे को तुम रजिस्टर और पेन के साथ मिलते हो, ये बच्चे मुझे रोजाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका नाम है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर भी बाय द वे कितना है, 1, तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 1, तो इधर देखो प्रोटॉन 1 है ना, इलेक्ट्रॉन भी फिर कितना हुआ, 1। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं न्यूट्रॉन बताओ, तो इधर देखो 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। एग्जाम आपसे पूछेगा बताओ आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा तत्व है जो कि न्यूट्रॉन विहीन है, द सिंगल एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल विच इज न्यूट्रॉन लेस। आवर्त सारणी का कौन सा तत्व न्यूट्रॉन विहीन है, न्यूट्रॉन लेस फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होगा, तो आंसर होगा हाइड्रोजन, आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें आपसे एग्जाम पूछ लेता है। अच्छा, अब धीरे से बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर के बेस पर
किस तरीके से पूरे पूरे कंपाउंड का हम क्या पता कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। चलो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट बताओ, मास, मॉलिक्यूलर मास बताओ, कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जल्दी देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 35। कितने एटम है हाइड्रोजन के, 1, क्लोरीन के कितने हैं, 1, 1 प्लस 35 कितना हुआ, 36। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखो, कॉपी पेन लेके बैठो। इधर देखो, अगला देखो क्वेश्चन एक बार फिर से। सपोज हमने आपसे पूछा NaCl नमक का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका अणु भार, ये क्या निकालना सीख रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास, अणु भार निकालना सीख रहे हैं, अणु भार। तो कैसे अणु भार निकालोगे, सोडियम का कितना होगा, 23, ऊपर वाला नंबर भार मास को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एटॉमिक मास 23 लिखो यहां पे, किसका, सोडियम का, क्योंकि सोडियम का एक ही परमाणु है। और क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन का होता है 35, 35 लिख दो, कितना, 35। तो जल्दी से अब हम बता सकते हैं, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58। समझ में आ रही चीजें, समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अभी और डिस्कस करते हैं, एक दो क्वेश्चन फिर समझो। मैंने आपको दो गैसें दे दी, एक तरफ दे दी अमोनिया और एक तरफ दे दी सल्फर डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा बताओ इनमें से कौन सी सबसे भारी होगी या कौन सबसे हल्की होगी। कैसे पता करोगे, किसी गैस का हल्का या भारी होना किस पे डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो अणु भार निकाल दो जल्दी से इनका, जल्दी से मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना होगा भाई। अलग से पहले इन एलिमेंट्स का, भाई कितने एलिमेंट, कितने तत्वों से मिलकर बनी है अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1, है ना, 1। मैं ऊपर वाले नंबर की बात कर रही हूं। और सल्फर और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का कितना होता है, नीचे 16 और ऊपर होता है 32। ऑक्सीजन में नीचे 8 और ऊपर होता है 16। अब जल्दी जल्दी से निकालो इनका, इधर देखो, नाइट्रोजन का कितना है, एक एटम है, 14 लिखोगे, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, क्योंकि NH3 है। तो एटॉमिक मास जो एक आ रहा है यहां पर, इसको 3 बार जोड़ोगे, 3 एटम है, 3 परमाणु हैं, इसलिए तो जोड़ो जल्दी, 1 2 3, 14 15 16 और 17, 17 मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, अमोनिया का। सल्फर डाइऑक्साइड का जल्दी से निकालना, देखो सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे। तो देखो सल्फर का कितना आ रहा है, 32, SO2, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि एक परमाणु का परमाणु भार 16 है। तो 2 परमाणु का परमाणु भार 16 + 16 2 बार जोड़ोगे, कहने का मतलब ये 16 + 16 2 बार जोड़ोगे SO2। तो बात आई समझ में। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा ये आपका, ये जाएगा 64। बात आ रही समझ में। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कौन सी गैस सबसे हल्की है तो कौन सी भारी है, जल्दी से बता दो। ये रही हल्की गैस और ये रही भारी गैस। एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो गैस, हालांकि पुराने बच्चों को बताई भी थी मैंने, कि जो गैस जितनी हल्की होती है वो उतनी ऊपर ऊपर उड़ती है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, और जो गैस जितनी भारी होती है वो उतनी ही जल्दी द्रव अवस्था को प्राप्त करती है। यहां पर अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती कि कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो याद रखिए सबके एटॉमिक मास लिखवा दीजिए। बिल्कुल लिखवा दूंगी, कोई इशू नहीं है। एटॉमिक नंबर तो निकालना हम तुम्हें सिखाएंगे क्लास में ही, एटॉमिक नंबर रटवाना नहीं है, एटॉमिक नंबर निकालना सिखा देंगे, ठीक है। आज तो बेसिक फंडामेंटल क्लास है। अभी मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा बेसिक्स उठाइएगा केमिस्ट्री के और चीजों को करने की कोशिश करेगा। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, थोड़ा सा देखो कि किस तरीके से एग्जाम पूछेगा आपसे। जैसे मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड और एक तरफ मैंने लिख दिया ओजोन, कौन सी गैस ज्यादा भारी होगी या कौन सी हल्की होगी। तो जल्दी से देखो,
कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना आ रहा है 12 है ना, और एटॉमिक नंबर 6 होता है जिसकी यहां पे जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का 16 है ना, ये रहा एटॉमिक मास, और ओजोन भी 3 एटम से मिलकर बनेगी तो जरूरत पड़ जाएगी। तो देखो 12 प्लस 16 प्लस 16 ये हो जाएगा किसका मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब 6 6 12 और 13 14 और ये आपका आ जाएगा 44। आई बात समझ में। और ओजोन की अगर आप बात करोगे 16 प्लस 16 प्लस 16 मतलब 48। कौन सी गैस सबसे ज्यादा भारी होगी, ऑब्वियस सी बात है 48 वाला ज्यादा भारी हो जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं, क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं, चेंज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, किस पर चार्ज पूछ रहे हो, ओके ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ठीक है ओके। अब फटाफट कुछ एमसीक्यूज हम आपसे डिस्कस करते हैं, कोशिश करिएगा देने की, नहीं तो हम विद एक्सप्लेनेशन आपसे बात करेंगे यही क्लास में। जल्दी से आ जाओ अब फटाफट एमसीक्यूज के कुछ सेशंस में। हाँ देखो भाई, हु डिक्लेयर्ड एन एटम इन एज इंडिविजिबल पार्टिकल, जल्दी से बताओ कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने परमाणु को सर्वप्रथम अविभाज्य कण के रूप में घोषित किया था। हु डिक्लेयर्ड एन एटम एज इंडिविजिबल पार्टिकल, परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में किसने घोषित किया, है ना, वेरी गुड ओके वेरी गुड। परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में किसने घोषित किया, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ये अभी मैंने आपको क्लास में बताया है कि वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा सर्वप्रथम परमाणु को क्या घोषित किया गया था, परमाणु को अविभाज्य घोषित किया गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो सिंगल एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल, एग्जाम अगर तुमसे पूछे कि आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जो कि न्यूट्रॉन विहीन है। देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं उनको यही बोलूंगी कि केमिस्ट्री का थोड़ा सा बुक उठा के देखो 8th क्लास की, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी और उसके बाद आप फिर मेरी क्लास देखिएगा, है ना। अब एकदम से बिल्कुल कह सकते हो धूल चढ़ी हुई है उस नॉलेज पे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, वरना बिल्कुल बेसिक से आज बात की है। आज कल हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल आज पहले देखो सिंगल एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल विच इज न्यूट्रॉन लेस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से एक में से एक गया 0, भाई इलेक्ट्रॉन होता है एक, प्रोटॉन भी मैंने बताया था 1 जो कि एटॉमिक नंबर से आप निकाल लोगे, 1 में से 1 गया 0 मतलब न्यूट्रॉन इज 0। तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, इनमें से कौन सा, इनमें से अनंतराज कह रहे हैं वो बच्चे दोबारा से क्लास देखें। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इनमें से कौन सा अंग्रेजी का अक्षर परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा अंग्रेजी का अक्षर परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। तो जल्दी से देखिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अंग्रेजी का अक्षर कैपिटल Z ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, और अंग्रेजी का अक्षर कैपिटल Z ये मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या को निरूपित करता है। यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल Z। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु में उपस्थित किस मूलभूत कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसकी संख्या को बताता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित किस मूलभूत कण की संख्या बताता है। ये सपोज सोडियम अगर लिखा है, नीचे 11 लिखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 देख के हम तुरंत क्या निकाल लेते थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिख देते थे। आई बात समझ में। तो याद रखिए ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप इतना ही समझिए, ये चीज मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, और जो साइंस स्टूडेंट है वो अच्छे से जानते हैं कि कभी कभी परमाणु बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं। तो एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो बराबर रहते हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो वो डोनेट भी हो जाते हैं और गेन भी हो जाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आउटर मोस्ट शेल में घटने बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इज नॉट कांस्टेंट, वो हम आगे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इतना बोलूंगी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विच फंडामेंटल पार्टिकल नॉट ओनली पार्टिसिपेट्स इन चार्ज, कौन सा मूलभूत कण जिसका न केवल आवेश काउंट होता है बल्कि उसका द्रव्यमान भी काउंट होता है, कौन सा मूलभूत कण जो कि न केवल परमाणु के आवेश बल्कि द्रव्यमान में भी मुख्य भूमिका अदा करता है। तो अभी मैंने आपको क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मास नगण्य हो जाता है, और न्यूट्रॉन का क्या काउंट नहीं होता, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो इसका आवेश काउंट नहीं होता है, चार्ज काउंट नहीं होता है। प्रोटॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका चार्ज और मास दोनों काउंट होते हैं। आई चीजें क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन है विच गैस इज अ डायटोमिक गैस। क्यों डायटोमिक और मोनोएटॉमिक, ये चीजें समझ में आती हैं, आती है नहीं आती हैं? एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो मैम बताएंगी। इधर देखो, डायटोमिक का मतलब जिसमें दो परमाणु हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक परमाणु कार्बन का है, दो परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो ये तो ट्राइएटॉमिक हो गई ना, ये तो ट्राइएटॉमिक हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन एक परमाणु, ऑक्सीजन दो परमाणु, ये भी ट्राइएटॉमिक हो गई, तीन एटॉमिक, ट्राई का मतलब तीन है ना। और अमोनिया में अगर आप देखोगे तो एक परमाणु नाइट्रोजन का और तीन परमाणु हाइड्रोजन के, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये टेट्रा एटॉमिक हो गई, चार, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो यहां पर डायटोमिक दो परमाणु सिर्फ किस में मिल रहे हैं, ये है डायटोमिक, ये हो गई आपकी द्विपरमाणुइक, दो परमाणु वाली गैस है ना। एकल परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिक परमाणु, चतुष्परमाणु, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी, बेसिक है बच्चा, बिल्कुल केमिस्ट्री का एबीसीडी है। अगर आपका ये नहीं क्लियर है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करो, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, देखो, विच गैस विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, इनमें से कौन सी गैस सबसे पहले द्रवित होगी, कौन सी गैस द्रवित होगी, जो सबसे भारी होगी, भारी निकालना बताया था अभी, जल्दी से बताओ कि मॉलिक्यूलर मास के बेस पर जल्दी से हमें बता दो कि कौन सी गैस सबसे पहले द्रवित होगी, कौन सी गैस सबसे पहले द्रवित होगी, जो सबसे भारी होगी, निकाल लो। मैं मास नंबर लिख देती हूं, आप पेन लो, कॉपी लो और जल्दी से निकालो। मैं मास नंबर एटम के लिख देती हूं, मतलब एटॉमिक मास लिख देती हूं, ठीक है। ये रहा एटॉमिक मास। अब मुझे जल्दी से आंसर आप दीजिए, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन हो गया, है ना। निकाल पाओगे? जल्दी से बताओ कौन सी गैस सबसे पहले विल फर्स्ट कन्वर्ट। अमोनिया कौन आंसर दे रहा है? अमोनिया सबसे हल्की हो जाएगी, जो गैस सबसे भारी होगी वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो देखो जल्दी से निकालो, 12 प्लस 16 16 32 ऐड करोगे, है ना, कितना आ जाएगा आपका 44। इसका निकाल लो, ये आएगा आपका 14 और 16 16 32, ये आपका आएगा 46। अमोनिया का निकालोगे तो 14 आएगा आपका नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, ये आपका आ गया 17। कार्बन मोनोऑक्साइड का जल्दी से देखो, 12 और प्लस 16 निकाल लो, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 28। कहां कंफ्यूज हो गए तुम लोग? जल्दी से बताओ कौन सी गैस सबसे भारी है। क्वेश्चन मैंने बच्चा आपको बोला था, जो गैस जितनी भारी होगी वो उतनी ही जल्दी किस में कन्वर्ट होगी, वो उतनी ही जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। बस इतनी सी चीज समझो, जो गैस जितनी भारी, इधर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, पहले इसको देख लो फिर हम तुम्हें बताते हैं, इसको देख लो पहले। तो जल्दी से देखो 46 सबसे ज्यादा, ये रहा राइट आंसर। निकाल लोगे? अमोनिया कौन आंसर दे रहा था? यही मारेंगे पकड़ के वही वाली कहावत, पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता किसके बाप थे, हैं? जे पूछोगे तुम हमसे, समझ में आ रही बात? तो जो हाँ, अगर मैं तुमसे ये पूछती कि कौन सी गैस सबसे बाद में लिक्विड में कन्वर्ट होगी, मतलब जो सबसे हल्की होगी वो सबसे देर में कन्वर्ट होगी, तो आंसर होता है यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, उल्टा आंसर हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव ऑलमोस्ट इक्वल मास विद न्यूट्रॉन,
किस मूलभूत कण का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होगा? जल्दी से बताओ, किस मूलभूत कण का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होगा? जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। किस मूलभूत कण का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के बराबर होगा? तो देखो जल्दी से, क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम, तो प्रोटॉन का होता है 1.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम। लेकिन जब हम न्यूमेरिकली इनको लेते हैं तो हम ये आगे 7 नहीं लगाते हैं, ना 3 लगाते हैं, खाली 1.6 लिख देते हैं और इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 लिख देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस हमको ध्यान रखना है क्लासेस में कैसे पूछ लेता है एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम डिपेंड्स अपॉन, कौन सा मूलभूत कण? ये क्वेश्चन थोड़ा सा देने की कोशिश करो, नहीं तो मैं आंसर आपको देती हूं कि कौन सा मूलभूत कण है जो कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्मों के लिए जाना जाता है। कौन सा मूलभूत कण है जो कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्मों के लिए जाना जाता है? मैम केमिस्ट्री डरा रही है, डरने की बात ही नहीं है, तुम जितना डरोगे उतना डराएगी, वरना बेसिक चीजें आप पूछोगे हम बताएंगे, कोई इश्यू नहीं। तो कल हम जब कराएंगे तो एक बार, आज पहली बात तो क्लास आज जिसने बीच से ज्वाइन किया वो स्टार्टिंग से देख लेना क्लास, क्योंकि आज डे 1 की क्लास बिल्कुल कखा गाघा से लेके चले। और उसके अलावा मैं आपको यही बोलूंगी, कल हम जब कंटिन्यू करें तो फिर ज्वाइन करिएगा क्लास को। इधर देखो, किसी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म उसके इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड होते हैं। ये कैसे क्या होता है आज की क्लास में तो ये चीज नहीं क्लियर हो पाई आपको, कल मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धातु होते हैं, जबकि ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अधातु होते हैं। तो बेसिकली कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। अगर इनकी संख्या घट बढ़ जाती है किसी परमाणु में तो वो उनको धातु से अधातु या अधातु से धातु बना देती है। बात आई समझ में तुम्हें बेसिक सी? तो एक सिंपल सी चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर? चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच विल बी हैवीएस्ट हियर? इनमें से कौन सबसे भारी, इनमें से कौन सबसे भारी कण होगा? जल्दी से बताओ कौन सबसे भारी होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन अभी आज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हमने आपसे आयन डिस्कस नहीं कर पाए हैं। ऑनेस्टली मैं बता दूं, यहां अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं तो सुनो, एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आप प्रोटॉन की बात करोगे, मेरी बात समझना, जब आप प्रोटॉन की बात करोगे, हाँ ध्यान से देखो अब इधर, 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन आयन। ये दोनों मतलब प्रोटॉन की जब बात कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हो। रही बात इलेक्ट्रॉन की, इसका तो मास ही नगण्य के बराबर काउंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट हियर। रही बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करोगे तो न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर हियर। इस क्वेश्चन में आप इतना समझ लो कि आपको हाइड्रोजन आयन की बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इनडायरेक्टली आप बात कर रहे हो प्रोटॉन की। आपसे अगर मैं 3 में कंपैरिजन करने को बोलती सबसे भारी कौन है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम के साथ सबसे भारी कौन हो गया? न्यूट्रॉन सबसे भारी हो गया। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। चीजों को स्टार्टिंग से देखिएगा जिन्होंने बीच सेशन में ज्वाइन किया है, ठीक है, और क्लास को रोजाना कंटिन्यू करना। बिल्कुल बेसिक से आज लेके चली हूं, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है पुराने बच्चों को रिवीजन करने का और नए बच्चों को कायदे से नोट्स बनाने का। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। एंजॉय योर इवनिंग, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड।